अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास जी चैप्टर नंबर 2 से लेके 8 तक हमने कवर करने हैं और उसमें से जो सर ने हमें रिकमेंड किया है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जी इम्पोर्टेंट है, इसको मेरी स्लाइड्स के साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसको कवर अप करते हैं। मैं साथ अपने नोट्स खोल लेता हूँ और साथ स्लाइड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मिल के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना हमने जल्दी कवर कर लेना है। ठीक है, तो अब मैंने ये नोट्स विद स्लाइड्स ओपन कर ली हैं। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से इसको कवर किया जा सके। ठीक है, मैंने कहा इसकी पहले एडजस्टमेंट कर लेना। जी बेहतर, ओके जी। बल्कि इधर ही ठीक था, कोई इशू नहीं। ज़्यादा काम हमारा स्लाइड्स पे ही होगा। तो स्लाइड्स हमें बड़ी ही चाहिए थी, ये इतना भी ठीक है। चलें जी, पढ़ते हैं जी HRM को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है जी व्हाट इज़ HRM। ठीक है, तो इसका स्टैंड फॉर ऑलरेडी आप सबको पता है। पहला चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक HRM। तो फंडामेंटल्स बुनियादी जो इसके अंदर चीज़ें आती हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है कि HRM है, जो स्लाइड्स पे इधर आ जाए नोट्स पे। जो HRM है ना, ये हमारे पास क्या होता है, इज़ एन एक्ट ऑफ एक्टिंग डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द वर्क फोर्स टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप कोई काम करते हैं एक्टिंग, ठीक है, डेवलपिंग बनाते हैं एंड रिटेनिंग द वर्क फोर्स। ठीक है, और इस चीज़ को दोबारा करते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सके। इसके अंदर अब 3 चीज़ें आ रही हैं, अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग। लोग तंजीमों को कामयाब करते हैं ना कि मारते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी बात है कि एम्प्लॉयज़ जो है ना, एम्प्लॉयज़ उन्हीं के दम पे चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के, किस तरह की आपके पास लेबर है। तो उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास ये उन्होंने इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, पीपल नॉट बिल्डिंग मेक्स अ कंपनी। ठीक है, फिर इसके इंट्रोडक्शन में आ रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि HRM के बगैर कंपनी के बगैर कंपनी चल जाएगी लेकिन कामयाब नहीं होगी। इसका काम अच्छे लोगों को चुन लेना है। ठीक है, जैसे अभी आगे जाके हम रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि HRM जो है ना वो डुअल नेचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये डुअल नेचर कैसे है, तो नोट्स पे आप देख सकते हैं सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक और हेयर्स द इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के मसले मसाइल सुनती है, समझती है और उनको हल करती है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, वो घर लेने वाले को भी डील करता है और देने वाले को भी डील करता है। तो इसी तरह HRM जो है इन दोनों के दरमियान डुअल नेचर का रोल अदा करती है। उसके बाद इसके 4 फंक्शंस आ रहे हैं जी हमारे पास HRM के। ठीक है, इट यूजेज वैसे तो 9 फंक्शन है, लेकिन ओनली हम यहाँ पे क्या करेंगे जी 4 को डिस्कस करेंगे। वो जो 9 है ना वो भी आगे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास स्टफिंग है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड VS रिक्रूटमेंट। ठीक है,
तो सिलेक्शन क्या होती है जी हमारे पास, सिलेक्शन हमारे पास होती है जी चूजिंग द बेस्ट पर्सन इन पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कि किसी अच्छे बंदे को बहुत सारे लोगों में से चुन लेना। और रिक्रूटमेंट क्या होती है कि आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई एड्स वगैरह दे के, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे के, ठीक है, और उनमें फिर लोग आते हैं, फिर उन लोगों में से किसी को चुन लेना सिलेक्शन कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है स्टफिंग के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो हम यहाँ पे भी वो देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड असूल मकसद सकाफत के बारे में, ठीक है, बताना। ये होती है हमारी ओरिएंटेशन। अब इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो वो कह रहा है कि आज के लिए ट्रेनिंग आज के लिए तैयार करना, डेवलपमेंट आने वाले वक्त के लिए तैयार करना, कैरियर डेवलपमेंट तबादला करके तैयार करना, ठीक है। तो ये मैंने आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है इधर, जो सर ने क्लास में पढ़ाया था, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। बाकी मैं इंशाल्लाह नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो मोटिवेशन क्या होती है कि अच्छी कारकर्दगी पर इनाम देना और हौसला देना कि तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेरी बात याद रखना ज़िंदगी में, ये जो लफ्ज़ है ना कि तुम कर सकते हो, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि आज मैं अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनने की, तो अच्छे नंबर गेट करने की, तो मुझे किसी सर ने कहा था कि तुम कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, तो मैंने तब से अपना माइंड बना लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये तब से मतलब कि ना माइंड बना लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होती है मैं सबसे अच्छा अपनी कारकर्दगी परफॉर्म करो। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी परफॉर्मेंस जो है उसको हाई करने के लिए हम मोटिवेट करते हैं उन्हें। जैसे उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, कारकर्दगी पर नाम देना और रिवार्ड्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ रही है हमारे पास मेंटेनेंस, ठीक है। तो मेंटेनेंस में हमें क्या करते हैं जी, सेफ्टी एंड हेल्थ और एम्प्लॉयज़ की रिलेशंस, ताकि मुलाजमीन छोड़कर मत जाएं, ठीक है। ये होता है चीज़ को मेंटेन, जैसे आपकी बाइक है ना, तो आप उसकी मेंटेनेंस करवा के रखेंगे तो वो अच्छे से आपको सफ़र में धोखा नहीं देगी। तो इसी तरह आप अगर अपने मुलाजमीन की मेंटेनेंस करके रखेंगे तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे आपको रास्ते में। ये सर ने कहा मिड के अंदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि इसकी 9 टाइप्स हैं। तो अभी हम ऊपर सिर्फ 4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके अंदर क्या आ रही है जी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन आ रही है, फिर ट्रेनिंग आ रही है, फिर यहाँ पे हमारे पास कैरियर मैनेजमेंट आ रही है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, फिर सैलरी एंड रिवार्ड्स हैं, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी है, और फिर हमारे पास एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, ठीक है, और रिलेशनशिप्स हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो ये 9 है इसकी टाइप्स HRM की, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर जिनको डिस्क्राइब किया वो जस्ट 4 थी, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देख लें। ये HRM के सॉरी फंक्शन से टाइप्स नहीं थी, ठीक है। यही चीज़ मैं क्लियर करने के लिए ऊपर आया था। को 1 पॉइंट प्लस करें तो भी ठीक है, थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं, चलें। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए थे जी बेहतर। अब HR फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो ये आई थिंक सर ने जो है वो स्किप कर दिया है। उसके बाद हम चलेंगे जी चैप्टर नंबर 5 पे, HRM प्लानिंग एंड इफेक्टिव जॉब एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, उधर से आ जाते हैं नीचे, ये है जी एम्प्लॉय प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या चीज़ कह रहा है कि आप ये एक ना डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि कंपनी क्यों बनी, क्यों मुलाजमीन हैं,
करने क्यों मुलाजमीन को हायर करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पहले मिशन डिफाइन होगा, फिर HRM जॉब एनालिसिस आएगा, ठीक है। फिर HR की इन्वेंट्री देखना, ठीक है। HRIS आएगा, फिर यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर, ठीक है, और सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर तो डिमांड जो है वो एक्सीड हो गई है, ठीक है, मतलब के जो आपने मतलब के बंदे बुलाए थे वो ज़्यादा आ गए हैं, तो उनमें से फिर सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर तो सप्लाई जो है एक्सीड हो गई है, मतलब कि जो चीज़ आपने सप्लाई की थी, ठीक है, वो एक्सीड हो गया, तो फिर उनमें से रिमूव करेंगे, ठीक हो गया। कि मतलब कि अगर क्वांटिटी में आपके पास लोग आ गए हैं, सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो फिर उसमें से डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि उसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे, सिर्फ उनको रखा जाएगा जो उनमें से बेहतरीन होंगे। और अगर जो है कर दिया जाएगा डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा हो गई है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, तो फिर उसको ज़्यादा कर लेंगे, किसको, सिलेक्शन ज़्यादा करेंगे लोगों की। इधर से भी देख लेते हैं। हाँ जी, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल्स एंड द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, ठीक है। कैपेबल ऑफ इफेक्टिव एंड efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall strategic objectives। तो ये क्या था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आ जाता है। ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम बताई है ना, ये सारी वो ही है यहाँ पे दिखाई गई। तो मैं आपको बाकी दिखा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ के डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, फिर इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एच रिसोर्सेज को और जॉब एनालिसिस करेंगे। अगर तो डिमांड लेबर की, यहाँ पे फिर उस कंपेयर करेंगे और सप्लाई ऑफ करेंगे। अगर तो डिमांड एक्सीड कर जाती है तो फिर क्या करेंगे, और लोगों को हायर करेंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे। और अगर लेबर की तादाद ज़्यादा चले जाती है, ठीक है, और हमारे पास सीटें कम होती है, तो फिर किस पे आएंगे, रिक्रूटमेंट पे रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया आपके साथ। आगे आ रहा मिशन स्टेटमेंट, इसी डायग्राम को डिफाइन किया गया है ड्यूरिंग असेसमेंट दिस वन एंड येस। आगे हम आते हैं सक्शन प्लानिंग पे। कोई चला जाए तो उसकी जगह पर किसी को हायर करना, ठीक है। फासी तदाबीर जिसे कहते हैं कि अपने बचाव के लिए कोई ना कोई आपने बैकअप क्लाउड रखना है। तो इधर भी वही काम हो रहा है जी। अच्छा चले देखते हैं। मैं रिक्रूटमेंट इजी डिसमिसल्स पॉसिबल, ट्रांसफर पॉसिबल। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये चीज़ें हमने देखनी हैं। मिशन स्टेटमेंट देख लिया, व्हाट इज एक्सिस्ट, हु इट्स कस्टमर आर, स्ट्रेटेजिक गोल्स, सेट द सीनियर मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश द टारगेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। उसके बाद क्या आ रहा जी, ड्यूरिंग कॉर्पोरेट असेसमेंट, ठीक है। सक्शन प्लानिंग जो थी ना हमने पढ़ी, इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट चार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जी। इस पे बताया गया है कि आप के लिए वो आसान हो जाता है। अगर आज HRM को यूज़ करते हैं ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है लोगों को बुलाना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डिसमिसल इज़ पॉसिबल हो सकती है, कोई मतलब कि छोड़ के चला जाता है, ठीक है, पॉसिबल है। ट्रांसफ़र जो है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। और डेड जो है वो डिफ़िकल्ट है, कि अगर कोई मुलाजमीन डेड हो गया, ठीक है, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जगह पे अर्जेंट जो है वो कोई काम करने वाला जो ढूंढना वो बहुत मुश्किल होता है। और लिव एनी टाइम, अगर कोई मतलब के बंदा अचानक से छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह पे भी संभालना मुश्किल होता है। तो ये आपको 5 सिचुएशंस बताई गई हैं सक्सेशन प्लानिंग की।
आगे हमारे पास वही आ रहा जॉब एनालिसिस। तो हमें पता है कि जॉब एनालिसिस कौन क्या काम करता है, ये एचआर को पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्टिविटी विद इन द जॉब, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में लिखी गई है। तो ऊपर मैंने आसान लफ्ज़ों में वही पढ़ी है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो जॉब टाइटल है, जॉब कोड है, डिपार्टमेंट है, रिपोर्ट्स एंड और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जबकि स्पेसिफिकेशन में क्वालिफिकेशन आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे और नॉलेज एंड स्किल्स एंड एबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक बनाई भी जो हमने से क्लास में टेस्ट लिया था कि जॉब है, जॉब टाइटल मैंने आईटी लिख दिया है, जॉब का कोड मैंने ये लिख दिया है और डिपार्टमेंट उसका मैंने एचआर लिख दिया है, रिपोर्ट टू डायरेक्टर लिख दिया है, जॉब समरी क्या लिख दिया है, मैनेजेस एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसके क्या आ जाता है, प्लान एंड डायरेक्ट, आगे एवेलुएट जॉब स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। तो ये देखें, ये एक बनी हुई है, ये सर ने चेक भी किया है, इस पे से जो एरर थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मे बी ये सुबह आ जाए कि आप एक बनाए हैं रिपोर्ट, जैसे सर ने हमसे क्लास में रैंडमली लिखवा के देखा था। तो टाइटल आपने ऐसे देना है, ठीक है, और आपने साथ जॉब का कोड लिखना है, खुद से कोई भी लिख लें, लेकिन ये वाला मतलब कि इससे मिलता जुलता हो। डिपार्टमेंट यहाँ पे जस्ट लिख देना था कंप्यूटिंग, ठीक है। और रिपोर्ट टू आप किसको कर रहे हैं, एचओडी को, या जिसको लिख रहे हैं आप उसका नाम आगे लिखना है। फिर जॉब समरी के अंदर आपने बताना है कि मैनेजेस आईटी, आप उसकी बताना है आपने क्लियरली कि आप क्या क्या मतलब कि करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट ऑफर्स यू डिफरेंट वैकेंसीज, ठीक है। इसके अंदर आपने बताना है कि ये जो है ना हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें हैं, और अगर आपको इसके ऊपर काम करना आता है तो फिर ही आप अप्लाई करें, वरना रहने दें, ठीक है। और ये अपनी बताएगी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ें डिफ़ाइन होंगी। अगर तो आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके मैच या हो रही है तो फिर ही वो आपका एक्सेप्टेबल होगी। ये चीज़ें जैसे ये मैंने जो गलतियाँ थी ऊपर से ठीक करके दोबारा लिखी है। तो मैंने डिपार्टमेंट में देखे जस्ट कंप्यूटिंग लिख दिया और रिपोर्ट टू आईटी एचओडी लिख दिया है, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टर ख़त्म कर दिया है। और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी जो मिस्टेक थी वो मैंने ठीक किया है कि ये देखे ना कि कंपनी हमें ऑफ़र कर रही है प्रोग्रामिंग चीज़ें, ये चीज़ें वो हमें ऑफ़र कर रही है, ठीक है। आगे इसके आ जाते हैं जी यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ज़रूरत, या आप पढ़े ना नोट से, ज़रूरियात को बनाना आसान होगा, रिक्वायरमेंट्स को, मुलाजम को दाखिल करना आसान होगा, ठीक है। मौजूदा टीम, अगर हम जॉब एनालिसिस करते हैं मौजूदा टीम की परफॉर्मेंस को जांच सकते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, जॉब एनालिसिस की वजह से। इससे मुलाजमीन को ट्रेन किया जा सकता है, तनख्वाह जिसकी जितनी बनती है उसको वो दी जाए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि आप ये जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। कौन सी, ये 5 चीज़ें हैं कि रिक्वायरमेंट्स को बनाना आसान हो जाता है, मुलाजमीन को दाखिल करना आसान होता है, मौजूदा टीम की परफॉर्मेंस को जांच सकते हैं, इससे मुलाजमीन को ट्रेन किया जा सकता है, तनख्वाह जिसकी जितनी बनती है उसको दी जाए। तो ये असल में काम कौन कर रहा है, बंदा HRM का। अगर मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस आ रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास 6 मेथड्स हैं। तो आपने जब
जॉब के लिए एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मुलाजमीन का काम देखे उससे काम का डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरव्यू एक एक करके सब मुलाजमीन के काम का पता करना। ग्रुप इंटरव्यू की शक्ल में ग्रुप बुलाना और जल्दी इंफॉर्मेशन हासिल करना। यहाँ पर प्राइवेसी मसला आ सकता है, मतलब कि अब कोई बंदा अपना नहीं बताना चाह रहा, मतलब कि अब कोई अच्छी पोस्ट पे है और कोई नीचे है उससे कम क्वालिफिकेशन वाला है, या कोई मतलब कि स्वीपर की जॉब के लिए आया, तो उसको बताने में सबके सामने शर्म आएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे प्राइवेसी के मसला आता है। स्ट्रक्चर और क्वेश्चनिंग कि आप हर कोई अपने मुताबिक अपना तजर्बा और महारत लिख दे, लेकिन यहाँ पर भी नकली और फेक डाटा लिख सकता है, ठीक है। कोई मतलब आपको आती सिर्फ C++ है या HTML, आप सारा लिख दे नहीं मुझे जावा भी आती है, तो ये मसले आ सकते हैं। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, आप हेड के पास जाकर सारे इदारे की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये वो बता रहा है कि जॉब एनालिसिस करने के 6 तरीके। डायरी रोज़ाना का लिखा जाए जिससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेली की परफॉर्मेंस कस्टमर एम्प्लॉयज़ की देखी जाए तो उसके मुताबिक फिर जो है उसको जज किया जाए। स्टेप्स इन जो एनालिसिस आ रहे हैं, तो यहाँ आप नोट्स पे देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ। अच्छा, अगर आप ये डायग्राम्स वगैरह अच्छे से करते हैं ना तो अगली स्लाइड सारी इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस करता है। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस, अंडरस्टैंड द roles of jobs in organization, benchmark positions, make a standard or determine the method for job analysis, seek clarification, remove doubts और develop draft जो है आपने करने और रिव्यू ड्राफ्ट विद सुपरवाइज़र। तो ये 7 स्टेप जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, 7 स्टेप्स आते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर। उनके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिधर आ रहा है हमारा रिक्रूटमेंट। तो आगे बड़ा इंटरेस्टेड स्टार्ट होने लगा है काम जी। रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है जी, भर्ती करना, ठीक है। हम मुलाजमीन को दायरे में काम के मतलब बुलाते हैं, कोई सामी खाली होती है तो उसको पूरा करने के लिए हम भर्ती करते हैं। यह दायरा और मुलाजमीन को आपस में जोड़ता है। आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है लोगों को भर्ती करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि जॉब के लिए जगह खाली हो और कोई बंदा जॉब की तलाश में हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रिक्रूटमेंट के अंदर ज़रूरी हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके रिक्रूटमेंट बनाती हैं। यहाँ पे आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसके आ रहे हैं जी वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। गोल्स आ रहे हैं, उसके बाद गोल्स के अंदर मकसद है जी बुलाने का तरीका इस तरह होना चाहिए कि मुलाजमीन जल्दी से भर्ती होने के लिए आए, ठीक है। और भर्ती के लिए इस पर पाबंदियाँ भी लगानी चाहिए ताकि सिर्फ काम के बंदे आएँ। अच्छी भर्ती से इंतखाब करना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छी रिक्रूटमेंट हुई है ना तो उससे फिर सिलेक्ट करना और उधर हायर करना आसान होता है। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कि आपने कौन कौन सी लगानी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इमेज और रेपुटेशन देख लें आप पहले कि फेक डिग्रियां जो देते हैं जैसे स्कैंडल, तो ऐसे ना हो, ठीक है। और जॉब अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब कि आपकी नौकरी कितनी दिलकश है, कि वो किस किस तरह की सहूलतें मिल रही हैं, कितनी छुट्टी है, ठीक है, क्या सैलरी है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस भी होनी चाहिए, जैसे अच्छी कंपनी में वक्त पर तनख्वाह और प्रमोशन साल बाद होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट लॉ 18 साल से कम उम्र भर्ती नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब कि सारी क्या है रुकावटें, कॉन्स्ट्रेंट्स होनी चाहिए जब आप रिक्रूटमेंट करें। तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट अगर अच्छी तनख्वाह देंगे तो अच्छे हुनरमंद लोग आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ रही जी रिक्रूटमेंट की 2 टाइप्स, ठीक है। स्ट्रेटजिक रिक्रूटमेंट और डिसीजनल रिक्रूटमेंट। स्ट्रेटजिक के अंदर क्या होता है, खाका बनाना, और डिसीजनल के अंदर होता है फैसला करना। तो स्ट्रेटजिक के अंदर आएगा भर्ती करनी कैसे है, भर्ती कब करना है,
किसको भर्ती करना है, और डिसीजनल के अंदर आता है असल में भर्ती करना, मशहूरी देना, दाखिल करना और बाहर निकाल देना। ठीक है, मतलब स्ट्रेटजिक के अंदर जस्ट हम चीज़ों को सोचते हैं और डिसीजनल के अंदर हम उन चीज़ों को करते हैं। बाद में इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज आ रही हैं। तो इसका यही है कि अगर आप अपने इदारे के अंदर से चीज़ों एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं तो वो इंटरनल सोर्सेज हैं, और अगर एक्सटर्नल करते हैं बाहर से किसी बंदे को तो वो एक्सटर्नल हैं। इसके फ़ायदे नुकसान आएंगे नीचे। बाकी मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट का वो मैंने ऊपर भी दिया, देखिए आप देख सकते हैं, ईमेल्स वगैरह ही हैं इसकी। ठीक है, और न्यूज़ लेटर, वर्ड ऑफ माउथ, प्रमोशन और ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय रेफरल। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं जी, किसके, इंटरनल के। तो इसके अंदर यही है कि आप ही अपने ही मुलाजमीन को भर्ती करने से मुलाजमीन खुश होते हैं, काबिल मुलाजमीन को हौसला देना, माली मसाइल भी नहीं लगेंगे, वक़्त भी बचेगा। ये इसके क्या है फ़ायदा। नुकसान ये है कि बाहर वाले बंदे को मौका ही नहीं मिलेगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे कि तरक्की किसी और की और काम कारकर्दगी किसी और की। ठीक है, मतलब कि फ़र्ज़ कर लें अब एक दो बंदे सेम कंपटीशन सेम नॉलेज वाले हैं, तो उनमें से उसी अदारे में से किसी एक की प्रमोशन होती है तो वो साथ वाले के दिल में ये बात आएगी, मेरी क्यों नहीं हुई। तो उसके बाद आ रहा है जो इंटरनल सोर्सेज हमने पढ़ लिया। तो एक्सटर्नल में क्या है कि आप बाहर से कोई बंदा हायर करते हैं, ठीक है, और उसको आप काम पे रख लेते हैं। तो इसकी आगे आ रही है जी 6 टाइप्स, 6 पार्ट्स हैं जी इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी जॉब एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया, ब्लाइंड बॉक्स ऐड। ठीक है, कि आप मतलब के न्यूज़पेपर वगैरह अखबार में नशर करवा देते हैं। और जॉब ऐड सोशल मीडिया के ऊपर जो आप करते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे है, और जॉब पोर्टल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कि आप rozi.pk, ठीक है, जैसे ये क्या है जॉब पोर्टल है एक, जहाँ से हमें जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का यह सोर्स है। उसके बाद जॉब फेयर्स है कि आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो करवाते हैं, स्टॉल लगवाते हैं, तो वहाँ पे आते हैं जो कंपनीज, तो उधर से बच्चों को सिलेक्ट कर लेती है। वॉक इन एप्लीकेशन खुद जाके दरख्वास्त जमा करवाना, एम्प्लॉय एजेंसीज, थर्ड पार्टी जो कस्टमर और कंपनी के दरमियान काम करती है, मतलब जैसे ये प्रॉपर्टी डीलर, ये वाले वो बंदे होते हैं थर्ड पार्टी। उसके बाद वो कह रहा है जी, ये सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद सिलेक्शन आ रही है। आई थिंक मैंने इधर सिलेक्शन में भी लिखा हो, हाँ सिलेक्शन भी है। सिलेक्शन क्या होती है? अब सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, देख सकते हैं ना आपके, मतलब कि ये चीज़ें अगर आप इसके अंदर से पढ़ते ना स्लाइड से, तो बड़ी ना डिफ़िकल्ट सी थी मेरे लिए खुद, मतलब कि इतना ज़्यादा मटेरियल देख के ना वैसे ही बंदा कहता है यार छोड़ो यार कोई और काम करते हैं। तो ये साथ नोट्स वगैरह बने हो ना इजी, तो बंदा ना कम से कम 70% तो ऐसे ही कवर कर जाता है। तो माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहता हूँ। बाकी अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है। एम्प्लॉय की अब सिलेक्शन आ गया, तो कहता है कि जब आपने भर्ती कर ली है ना बंदे को, तो उसके बाद उसकी सिलेक्शन आ जाती है कि आप इसको सिलेक्ट किसको करना है, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में। देख सकते हैं आप कि अब इधर फैसलाबाद में कोई 1500-2000 पिज़्ज़ा पॉइंट होंगे मेरे ख्याल से। तो 1500-2000 पिज़्ज़ा पॉइंट में से मशहूर पता है आपको कि वाइट कैसल है, 14 स्ट्रीट है, तो ये फोक्स एंड नाइफ है, ठीक है, जो ज़्यादा मतलब के मशहूर हैं। जैसे वो है कोहिनूर में तकरीबन सारे मशहूर हैं ब्रांड, ठीक है। तो उनमें से वो अब आप देखें ना कि 1500-2000 में से किसी लोकल से तो आपने खाना नहीं है, तो आपने कोई अच्छा पिज़्ज़ा ही खाना है ना,
तो फिर आप उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छी चीज़ को, तो इस चीज़ को सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट हु इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर अ वेकेंट जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आसान लफ्ज़ों में यही लिखा हुआ है कि भर्ती किए गए मुलाजमीन में से बेहतरीन बंदे को चुन लेना। जैसे दौर में मुश्किलात का सामना करके मंजिल तक पहुँचा जाता है, इसी तरह आप जब को भर्ती कर लिए जाती है, फिर उसमें से बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वाई सेलेक्ट केयरफुली, इस बंदे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा और वक़्त बचाने के लिए अच्छी तरह चुन लेना ज़रूरी है। और उसके बाद कानूनी जिम्मेदारी से मुराद किसी को बगैर टेस्ट के भर्ती मत करना, ठीक है। आगे उसके आ रहा है जी वाई केयरफुल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ ये जो है हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, और लीगल ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटी, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इधर पढ़ ली है। सिलेक्शन एरर, एक्सेप्टेंस एरर और रिजेक्शन एरर। तो अब ये क्या चीज़ें होती हैं? एक्सेप्टेंस एरर, गलत बंदा चुन लेना नौकरी के लिए, और रिजेक्शन एरर क्या है? काबिल बंदे को निकाल देना, ठीक है। तो मतलब कि आप कोई सिफारिश आ गई है, तो बंदा इस काबिल नहीं है, लेकिन आपने अपने तल्लक बेस पे उसे हायर कर लिया, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में नुकसान हुआ है। और रिजेक्शन एरर ये है कि आप किसी काबिल बंदे को जगह जो हकदार है उसकी जगह पे दे देते हैं, ठीक है, वो काबिल बंदा था, तो वो क्या है, उधर भी आपका सिलेक्शन एरर आ जाएगा। उसके बाद जी हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 8, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग आगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी। इनिशियल स्क्रीनिंग, अच्छा जी, ये चीज़ें स्किप करवाई है फिर सर ने, लगता अच्छी बात है यार। हमने क्या पढ़ना? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अच्छा जी। इसके अंदर ना अब करते हैं स्टार्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर चैप्टर नंबर 8 को ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि ये नोट्स जो है ना मेरे पास लिखे हुए हैं, तो इसकी मैंने अभी तस्वीरें नहीं बनाई, तो थोड़ा सा इधर से रीड कर लेते हैं। तो जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा नया आता है तो उसको पहले तैयार करना पड़ता है, कैसे इधर रहना है, दूसरों के साथ तारफ़ करवाया जाता है, ठीक है। और सोशलाइजेशन के अंदर ये होता है कि एक ऐसा तरीका जो नए बंदे को हमारी नई कंपनी में काम करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। द आउटसाइडर एंड इनसाइडर पैसेज है इसके अंदर ये, ठीक हो गया ना। फिर इसके बाद एजम्पशंस आती है, ओरिएंटेशन आती है, एम्प्लॉय हैंडबुक आती है, पर्पस ऑफ द न्यूज़ ओरिएंटेशन आती है, ठीक है। वो आगे हम देख ही जाते हैं साथ साथ। ट्रेनी और ट्रेनर, जी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की तरह जी, हाँ। इसके अंदर आ जाते हैं जी हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ जी, हाँ, ये है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। कहता है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग मुलाजमीन के इल्म में महारत में इजाफा करने के लिए के अमल को तैयार करना, ये कहलाता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ताकि अच्छे से काम कर सकें। अब इसके अंदर ना 3 स्टेप हैं कि नए मुलाजमीन को भी सिखाएं, मौजूदा मुलाजमीन को भी सिखाएं, मुलाजमीन, मैनेजर, HOD सभी को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। डिसीजन कैसे लेते हैं और लीड कैसे करना है, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पे उसने बताया वर्कर, ऑफिसर, इन सबको क्या है जी, ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
ये मुझे बहुत फ़ायदा होता है नोट्स का ना, फ़ौरन से मुझे समझ आ जाती है सर, और वैसे सर ने भी बहुत अच्छा समझाया हुआ है। उसके बाद ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो है ट्रेनिंग करवाने से आपके मुखालफिन के लिए ये एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ ही है। उसके बाद ट्रेनी एंड ट्रेनर के अंदर ये फ़र्क है कि जो काम सिखाता है वो ट्रेनी होता है और जो काम सीखता है वो ट्रेनर होता है, ठीक है। ये आपने सही से याद रखना है, मिक्स ना करना। ट्रेनी जो काम सिखाता है और जो सीखता है वो ट्रेनर है। ट्रेनी कौन है? जो काम सीखता है, लर्निंग, और जो सिखाता है वो ट्रेनर है। मैं ही गलत बता गया हूँ पहले, सॉरी दोस्त। अच्छा, चलें आगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग वीएस एम्प्लॉय डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये होता है कि ट्रेनिंग के अंदर ये थोड़े वक्त के लिए सिखाई जाती है और डेवलपमेंट ये ज़्यादा वक्त के लिए की जाती है। और ट्रेनिंग इसका फोकस किरदार पर होता है और डेवलपमेंट इसका फोकस इंसान पर होता है। ट्रेनिंग के अंदर इसमें आज का काम बताया जाता है और डेवलपमेंट के अंदर मुस्तकबिल के काम के बारे में सिखाया जाता है। ट्रेनिंग ग्रुप की शक्ल में दी जाती है और डेवलपमेंट एक एक आदमी को अकेले में दी जाती है, ठीक हो गया। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ये देखिए, ये भी वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बता दी है। फिर उसके बाद आ रही है जी कि कैसे हमारे पास कोचिंग, मॉनिटरिंग, फीडबैक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इधर लिखी भी हुई हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर, कि इसके अंदर यही है जिनको ज़रूरत हो, ठीक है। हु नीड्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट है, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। रिपोर्ट राइटिंग, किसी चीज़ की कमी है इसको पूरा करना, ठीक है। और इसके अंदर आ जाती है डिफिशेंसी ऑफ विच स्किल नॉलेज, हाँ कमी है तो उसको पूरा करना। आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेनिंग डिज़ाइन है, ट्रेनिंग डिज़ाइन कौन देगा, कब ट्रेनिंग देगा और कहाँ होगी ट्रेनिंग। आउटसाइड ट्रेनर, वीकेंड ट्रेनिंग, ऑन जॉब, ठीक है। फिर आगे ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, आर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। फिर आगे ट्रेनिंग एवेलुएशन आ रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि फार्म के ज़रिए जांचना ट्रेनिंग को क्या नतज आए, खुद देखे, सुपरवाइज़र से पूछ लेना। सी बिहेवियर चेंज, सी, ठीक है। तो इन तीनों में जो लिटिल डिफरेंस है ना, वो एक बार फिर सुन ले कि जो ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट है ना, जिनको ज़रूरत है उनको बस ट्रेनिंग दी जाए। और जो ट्रेनिंग डिज़ाइन है ना, तो इसके अंदर ये चीज़ आती है कि ट्रेनिंग कौन देगा, ठीक है, कब ट्रेनिंग देगा और कहाँ होगी ट्रेनिंग। और जो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो ये है कि कहाँ पे शुरू होगी, ठीक है। शुरू हो गई है, अब कहाँ पे नहीं बल्कि शुरू हो गई है। और ट्रेनिंग एवेलुएशन ये है कि जो हमने ट्रेनिंग की है उसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है, क्या नतज आए हैं, खुद सुपरवाइज़र से पूछ लेना। लो जी, इंशाल्लाह अब हमारी एंड पे काम है। इन्हीं चीज़ों को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी हैं अभी। ये देख सकते हैं ट्रेनिंग डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद एवेलुएशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने सारा कवर आउट कर लिया है। तो दुआओं में याद रखें और मैं नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। ये हैं जी 8 लेक्चर्स जो मैंने नोट किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ कर देता हूँ शेयर। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी ये हैं ना, काइंडली इनकी मेन हेडिंग्स और जो सब हेडिंग्स हैं उसे ज़रूर लिख लें। हैंड ओवर चीज़ हो जाती है तो वो बेस्ट हो जाती है। बाकी गुड लक जी, अल्लाह पाक सब भाइयों को अच्छे नंबरों से पास करें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा।